दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोजीशन आई है। 71 पोजीशंस हैं और कुक की हैं, क्लीनर, केटरिंग इंस्ट्रक्टर, एमटीएस चौकीदार, ट्रेड्समैन, मेट, व्हीकल मैकेनिक, मोटर ड्राइवर, फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर, इस टाइप की बहुत सारी पोजीशंस हैं। 18 से 27 साल के बीच में एलिजिबिलिटी है, किसी की 18 से 25 साल, किसी की 18 से 27 साल। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे और लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये सैलरी मिलने वाली है। पे लेवल 1, 2 और 3 की पोजीशन है, यानी कि जो बेसिक पे लेवल 18,000 रुपये से स्टार्ट होकर 21,000 रुपये 700 तक जाता है पे लेवल 1, 2, 3 में। तो ये सारे के सारे पे लेवल्स हैं, जिसमें कि डीए वगैरह मिलाने के बाद लगभग 30 से 35 हज़ार या इससे भी ज़्यादा आपकी सैलरी हो सकती है। और दूसरे अलाउंसेस जो डिफेंस में एडमिसिबल होते हैं वो भी सब इसमें मिलेंगे। कैसे अप्लाई करना है? ये ऑफलाइन एप्लीकेशन होने वाली है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन, यानी आपको डाक से भेजना है। तो डाक से भेजना है और 2 फरवरी 2024 लास्ट डेट है। तो दिन बहुत ज़्यादा नहीं है और 21 दिन इन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश होने के 21 दिन के बाद हमको एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन है। तो भाई पोजीशन है 71। डिटेल जानेंगे कि क्या क्या है और एलिजिबिलिटी इसके लिए होने वाली है मैट्रिक प्लस जो भी रेलिवेंट स्किल है उसका सर्टिफिकेट या उसकी प्रोफिशिएंसी, उसका डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या डिटेल है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगी, फॉर्म डाउनलोड कैसे करेंगे और फिर इसको भेजना कैसे है, एनवलप में क्या क्या लिखना है, और ये सारी की सारी डिटेल्स देखते हैं। और फिर ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स मिलेंगी। तो आप इसमें बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल के बारे में जानकारी देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोजीशन है, अपॉर्चुनिटी एक अच्छी है। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं वो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। 2 फरवरी की डेट को आप लॉक कर लीजिए। तो चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या बोलती है एग्जैक्टली, पूरी डिटेल्स देखने समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं ASC बैंगलोर, और ASC बैंगलोर जब टाइप करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आर्मी ASC सेंटर साउथ रिक्रूटमेंट 2024 ये इसमें पहुँच जाएंगे और सीधा ही ऑनलाइन फॉर्म ही दे रहा है सबसे पहले आपके सामने। तो ASC बैंगलोर आप टाइप करिए गूगल में और फिर इस टैब पे क्लिक कर दीजिए। ये टैब में जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऑनलाइन फॉर्म का पोर्टल खुल जाता है। ये ऑनलाइन फॉर्म आर्मी ASC सेंटर्स का फॉर्म है और इसको जब स्क्रॉल करेंगे तो ये सारा का सारा इसमें पूरी डिटेल मेंशन है। ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट के बारे में इसमें मेंशन है। तो अगर हमको एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाते हैं पहले और फिर पूरी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। ये इसका नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ लिखा है, आर्मी ASC सेंटर साउथ ऑफिस नोटिफिकेशन नोटिस एंड लिंक। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर बाकी की डिटेल्स देखेंगे बाद में कि इसमें एग्जैक्टली हम क्या करेंगे। तो नोटिफिकेशन क्या कहता है पहले इसको पढ़ लेते हैं। अब ये नोटिफिकेशन है तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। मैं समझता हूँ कि अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब परफेक्ट हो गया ये। तो फाइन। तो स्क्रीन पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर साउथ 280C का एम्प्लॉयमेंट नोटिस। और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस कहता है कि अलग अलग टाइप की पोजीशंस हैं और एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ इंडिया हु आर फुलफिलिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। जो निर्धारित जो क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं उनसे ये एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं। अब ये एप्लीकेशंस क्या हैं और किस प्रकार का रिजर्वेशन ये देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट जो पोजीशन है इसमें है, ये है कुक की पोजीशन है और इसमें 19,900 प्लस डीए, यानी डीए 46% है। तो ये लगभग आपका 25-26 हज़ार रुपये के आसपास, 27 हज़ार के आसपास की सैलरी बैठती है। और फिर दूसरे अलाउंसेस वगैरह मिला के ये 30 हज़ार के आसपास भी हो सकता है। एग्जैक्टली कितना होगा ये आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन 19,900 प्लस डीए है और डीए 46% है, इतना आप लगा के चलिए। और फिर दूसरे अलाउंसेस भी इसमें है। तो पे लेवल 2 की ये पोजीशन है। नंबर ऑफ पोस्ट्स जो आती हैं वो इसमें 3 हैं और ये 2 पोजीशन ST के लिए रिजर्व्ड है और 1 पोजीशन OBC के लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन की। तो ये इसमें डिटेल लिखी है। उसके बाद आता है सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। ये भी 19,900 प्लस डीए वाली पोजीशन है और ये हमारे पास 3 पोजीशन इसमें भी हैं। एक एक्स सर्विसमैन के लिए SC की पोजीशन है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 पोजीशन है जो ओपन है, एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट नहीं। तीसरे नंबर पे आते हैं MTS चौकीदार ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जिसमें कि 18,000 प्लस डीए है और ये 2 पोजीशन है, दोनों की दोनों जो शेड्यूल ट्राइब के एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए रिजर्व हैं। फिर आती है ट्रेड्समैन, मेट,
जिसमें कि ये भी मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसमें 8 पोजीशन कुल मिला के हैं और 5 पोजीशन है इसमें एसटी और जो एक्स सर्विसमैन है, और 3 पोजीशन है हमारे पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन। तो कुल मिला के ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन की ये पोजीशंस हैं। फिर आती है व्हीकल मैकेनिक जो 19,900 लेवल 2 की पोजीशन है, और एक पोजीशन इसमें है ये हमारे पास ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। फिर सिविलियन मोटर ड्राइवर है, ये भी मेल कैंडिडेट इसमें चाहिए। इसमें कुल मिला के 9 पद हैं, जिसमें से कि 5 हमारे पास एक्स सर्विसमैन एसटी के, और 1 एक्स सर्विसमैन ओबीसी का, और 3 एक्स सर्विसमैन हमारे पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं, तो इनके लिए रिजर्व है। उसके बाद क्लीनर, जिसमें कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं, ये 18,000 लेवल की पोजीशन है, लेवल 1 की पोजीशन है। 4 पोजीशन क्लीनर की हैं, 2 हमारे पास एसटी की पोजीशन है, 1 ओबीसी की पोजीशन है, और 1 जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनकी पोजीशन है। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं फायरमैन, लीडिंग फायरमैन मेल कैंडिडेट्स, इसमें भी 1 पोजीशन है और 1 ओबीसी के लिए रिजर्व है। ये 21,700 की है, लेवल 3 की पोजीशन है। फिर आते हैं फायरमैन, और 19,900 प्लस डीए वाली पोजीशन है। 30 पद इसमें है, ये ओपन पोजीशंस हैं, और 15 अनरिजर्व्ड के लिए है, 3 शेड्यूल कास्ट की हैं, 1 एसटी की है, 8 ओबीसी की हैं, और 3 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की हैं, तो ये इसमें एग्जैक्टली लिखा है। फिर आता है फायर इंजन ड्राइवर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, ये लेवल 3 की पोजीशन है, 21,700 प्लस डीए। इसमें कुल मिला के 10 पद हैं, जिसमें से 2 अनरिजर्व्ड हैं और 3 एससी के हैं, 2 एसटी के हैं, और 2 ओबीसी के हैं, और 1 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हैं। तो ये सारा का सारा इसमें लिखा है। कुल मिला के 71 पद हैं, जिसमें से 41 अनरिजर्व्ड हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, और इसको आप देख सकते हैं। 71 पद हैं टोटल, और 17 उसमें से अनरिजर्व्ड हैं, और 7 एससी वाले हैं, 19 ओबीसी वाले हैं, 15 हमारे पास ओबीसी के हैं, और 13 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं। तो ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। 71 पोजीशन टोटल इसमें निकली। अब ये डिटेल मैट्रिक्स देखने के बाद आगे चलते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें को आप देख लीजिए। इसमें फर्स्ट नोट लिखा है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैव नो वैकेंसीज फॉर दीज ट्रेड्स। तो व्हीकल मैकेनिक और फायर इंजन ड्राइवर, लीडिंग फायरमैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर और क्लीनर में आप फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई वैकेंसीज नहीं है या रिजर्व नहीं है, तो ये आपको ध्यान में देना होगा। और जो आपके एक ही ट्रेड में आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी कई ट्रेड में अप्लाई कर देगा। तो जिस ट्रेड में आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के, आप उसी में ही अप्लाई करिए। ये सारा का सारा आपको देखना है, और फिजिकल ही मेल से होगा। और इसमें जो रिटन टेस्ट है, कॉल लेटर्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी थ्रू ईमेल ओनली, एंड फिजिकल कॉपी विल नो फिजिकल कॉपी विल बी डिस्पैच। तो भाई आपका ईमेल से ये भेजेंगे, आपको तो एप्लीकेशन फिजिकल देनी होगी, लेकिन जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस आएगा, कॉल लेटर जो आएगा, वो आपको ईमेल से ही आएगा, ये इसमें लिखा है। और आपके पास जो फंक्शनल ईमेल और फंक्शनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, दोनों चालू हालत में, मोबाइल भी और ईमेल भी, जिसको आप बार बार चेक करते हो, ये इसमें मैंशन है। अब फिर आता है कि जो एएससी सेंटर साउथ 280सी, तो उसमें कहाँ की पोजीशन है। जो कुक की पोजीशन है 3 पद हैं, तो न्यू दिल्ली, पुणे और चंडी मंदिर की पोजीशंस हैं। फिर सीसीआई बेंगलोर की पोजीशंस हैं। फिर एमटीएस 2 ये महाजन एमएफएफआर की हैं। ट्रेड्समैन मेट की हैं, गैंगटॉक, नारंगी, शिखर, पठानकोट। तो इस टाइप से अलग अलग जगह की पोजीशंस हैं। तो इन पोजीशंस के बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन सी पोजीशंस कहाँ की हैं, तो कहाँ पे आपको इसमें भेजा जा सकता है, कहाँ पे रिक्रूटमेंट के बाद आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। ऑल्दो मेरे को लगता है ट्रांसफरेबल होती होंगी पोजीशन, आर्मी में ट्रांसफरेबल रहती है, लेकिन फिर भी इनिशियल जो इन्होंने एडवर्टाइज करी है वो कहाँ की पोजीशन है, ये आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुक के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, एक सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपके पास जो इंडियन कुकिंग या प्रोफिशिएंसी, कुकिंग की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस कैटेगरी में, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट है सिविलियन केटरिंग इंस्ट्रक्टर। तो इसमें मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, और फिर आपके पास डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए केटरिंग में, तो ये हमको देखना है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन इंस्ट्रक्टर, ये लिखा है। फिर एमटीएस चौकीदार में मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, और जो ट्रेड वर्क है उसमें आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है। उसके बाद ट्रेड्समैन मेट, तो मैट्रिकुलेशन और प्रोफिशिएंट इन द ट्रेड, जिस भी ट्रेड में ये एप्लीकेशन है उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आप उसमें सक्षम हो उस काम को करने के लिए, ये इसमें मेंशन है।
व्हीकल मैकेनिक के लिए 10th क्लास का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो हिंदी में आप नंबर पढ़ने लायक होने चाहिए और गाड़ियों में, टूल्स में, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप पढ़ने वाले हों और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस ट्रेड में मैकेनिक का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्लीनर में मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और जो भी आपको काम है क्लीनर का वो आप अच्छे से कर पाएँ, इस चीज़ के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे। फायर इंजन ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड वर्क लिखा है। उसके बाद कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हैवी व्हीकल है उनको गाड़ी चलाने का, हैवी व्हीकल ट्रक वगैरह चलाने का आपके पास और उसका लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास। तो ये इसमें मेंशन्ड है और अगर ये सर्टिफाइड बाय ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन हैविंग अटेंडेड द फायरमैन कोर्स, तो अगर आपने फायरमैन का कोर्स किया है तो उसके लिए प्रेफ़रेंस रहेगी। ये इसमें एग्ज़ैक्टली लिखा है। उसके बाद आता है फायरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट होना चाहिए। मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द यूज़ और मेंटेनेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो उसमें आपको कन्वर्सेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, किस चीज़ का नाम क्या है। तो जो रेलेवेंट ट्रेड है उसमें अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है तो ये सब चीज़ें आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाएँगे। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर लीडिंग फायरमैन के लिए भी मैट्रिकुलेशन ही है, लेकिन उसमें जो और रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे वर्किंग ऑफ बी क्रेन एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए शिफ्ट, ये आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ फायर फाइटिंग मेथड्स, कन्वर्सेंट विद द अप्लायंसेस फायर सर्विस ड्रिल्स बी मेड अवेलेबल टू परफॉर्म टास्क अलॉटेड टू द मेंबर्स ऑफ फायर क्रू। ये सारा का सारा इसमें रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद आता है ट्रेड्समैन मेट। तो इसके लिए आपके पास फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपको करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर की दौड़ आपको 6 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी और 50 किलो वजन आपको 200 मीटर तक उठा के दौड़ना है 100 सेकंड में। तो ये इसमें मेंशन्ड है, 100 सेकंड में 200 मीटर आपको दौड़ना होगा 50 किलो वजन उठा के। तो ये इसके लिए फिजिकल एंड्योरेंस आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो 40 साल से कम के ईएसएम हैं उनके लिए 7 मिनट का रहेगा दौड़, 11 सेकंड्स का टाइम रहेगा। और ये थोड़ी-थोड़ी एलिजिबिलिटी इसमें अलग-अलग है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके हिसाब से थोड़ी-थोड़ी एलिजिबिलिटी आपकी इसमें चेंज हो जाएगी। फिर आता है फायर इंजन ड्राइवर के लिए, आप फिज़िकली फिट होने चाहिए और जो हाइट है उसके स्टैंडर्ड्स हैं, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ऑन एक्सपेंशन 85 होनी चाहिए, 50 किलो आपका वजन होना चाहिए और उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका करा जाएगा, जिसमें कि आप इसमें भी यही है कि 65 किलो 65.5 केजीज टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स इन 96 सेकंड्स। तो 96 सेकंड में आपको 65 किलो वजन उठा के और 183 मीटर चलना होगा, ये इसमें मेंशन्ड है। फिर आता है 2.7 मीटर वाइड डिच लैंड ऑन बोथ फिट। तो दोनों पैरों से जंप करके आपको लॉन्ग जंप का इसमें 2.7 मीटर का रिस्ट्रिक्शन है और 3 मीटर क्लाइंबिंग, वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग का तो फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है। कुल मिला के इसमें ये लिखा है। उसके बाद फायरमैन के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं वो लिखी हैं और फिर अलग अलग कैटेगरीज के लिए दूसरी एलिजिबिलिटीज़ हैं। द एज ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द CCIs केटरिंग इंस्ट्रक्टर्स एंड कुक्स एंड क्लीनर्स एंड फायरमैन्स, तो ये 18 से 25 साल के बीच में होने वाली है। और जो सिविलियन मोटर ड्राइवर हैं वो 18 से 27 साल के होंगे, बाकी सबकी 18 से 25 साल। कुछ रिलैक्सेशन एज में किया जाएगा। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए या SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनके लिए एज़ पर लॉ 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST के लिए होता है और 3 साल के लिए नॉन क्रीमी लेयर OBC की है, उसमें उनके लिए रिलैक्सेशन रहता है। और जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है। ये सारी की सारी एज का रिलैक्सेशन आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक रिसेंट साइड फोटोग्राफ चाहिए जो कि 3 महीने से पुरानी ना हो और उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके अपने एप्लीकेशन में डालेंगे। और एज लिमिट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट डेट है यानी कि 2 फरवरी की लास्ट डेट है, वही आपकी एज लिमिट की भी लास्ट डेट होने वाली है, वही आपकी क्वालिफिकेशन की भी लास्ट डेट होने वाली है। इसको आप ध्यान से दें। तो क्लोजिंग डेट इसमें लिखा है कि 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द रोजगार समाचार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अगर हम लोग देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में थोड़ा टाइप करते हैं EMPLOY, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में टाइप किया गूगल में जाके, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हमारे पास ये क्या डिटेल इसकी आती है, इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। और इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ स्क्रॉल करते हैं, आप लिखेंगे इशू डेट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इसको आप खरीद भी सकते हैं अखबार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आपके आसपास में मिल जाएगा।
तो इसमें जो यहाँ लिखा है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर बेंगलोर, ये हमने ढूंढा। कुक, MTS, ट्रेड्समैन, मेट, ये वाली सब पोजीशंस हैं। और 15/1 को ये पब्लिश होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, और इसमें लिखा है कि 3/2/2024। तो ये 2/2/2024 आप इसको मानिए, 2/2/2024 इसकी लास्ट डेट है। 3/2 शायद इसमें गलत लिखी होगी, लेकिन 2/2/2024 को, 2 फरवरी को ही आप इसकी लास्ट डेट को मान के चलिए, 3 के चक्कर में मत पड़िएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC बेंगलोर, तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ। इसके हिसाब से हम लास्ट डेट डिसाइड करेंगे कि जो 21 तारीख है वो लास्ट डेट है। फिर दोबारा अपने एप्लीकेशन पे वापस आते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये सारा का सारा इसमें डिटेल मेंशन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसे होने वाला है, तो आपको अलग अलग ट्रेड में अलग अलग चीज़ हिसाब से आपको एग्जामिन किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट जब आपका होगा तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मल्टीपल चॉइस 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस, इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा पेपर, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में होगा। और अगर आप सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत आंसर देंगे तो 0.25 आपका कट भी जाएगा, 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसलिए आपको उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे या जिसके बारे में आप जानते होंगे। जो दूसरे में अगर तुक्का लगाएंगे तो शायद मार्क्स कटने का भी चांस रहेगा, 0.25 मार्क्स आप लूज कर सकते हैं। तो ये इसमें एग्जैक्टली आप देख लीजिए। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, जनरल इंटेलिजेंस के लिए सिलेबस दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस दिया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया है कि वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये सब रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थमेटिकल परसेंटेजेस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब के सब रहेंगे सिलेबस में। तो जनरल चीजें इसमें सब मेंशन है। कैंडिडेट्स शुड रीड द एडवर्टाइजमेंट क्लियरफुली। अब इसमें आता है कि आपको क्या करना है। आपको फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इसमें आपको एक फिजिकल एप्लीकेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपका जो कवर होगा एनवेलप का, जो लिफाफा जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल के भेजेंगे डाक से, उसमें लिखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्या, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। डैश में आप उस पद का नाम लिखेंगे, कुक है तो कुक लिखेंगे, अगर केटरिंग इंस्ट्रक्टर है तो केटरिंग इंस्ट्रक्टर लिखेंगे, इस टाइप से आप लिखेंगे। फिर जो आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स, 10वीं में आपके जितने नंबर आए हैं तो उसको आप लिखेंगे परसेंटेज में। और उस परसेंटेज को आप अगर 50% से कम है तो लाल पेन से लिखेंगे, अगर 51 से 60% के बीच में है तो नीली स्याही से लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और अगर आपके 61% से ऊपर हैं तो आप काली स्याही से लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। ये एनवलप पे आपको बाहर ही लिखना है, परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन। तो 50% से अगर कम होंगे तो लाल स्याही से लिखेंगे, 51 से 60 के बीच में होंगे तो नीली स्याही से लिखेंगे, और 61 से अगर अधिक होंगे तो आप काले स्याही से लिखेंगे बाहर परसेंटेज पे। जिन लोगों का CGPA आया है, परसेंटेज नहीं है, तो CGPA जिनका है तो CGPA को 0.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल के आएगा। और ग्रेडिंग जिनका है, A ग्रेड है, 90 से 100% के बीच में है तो मिनिमम परसेंट विल बी काउंटेड। तो अगर 90 से 100 के बीच में है तो 90 काउंट होगा, अगर 80 से 90 है तो 80 काउंट होगा। ये इन्होंने इसमें लिखा है। तो इस टाइप से आप अपने मार्क्स परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे या ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे। तो जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो अपेंडिक्स 1 में दिया है, और डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे डाउनलोड करेंगे आप। और अपेंडिक्स 1 में इन्होंने दे भी रखा है फॉर्मेट, अगर आप टाइप करना चाहें टाइप भी कर पाएंगे, लेकिन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऊपर आप इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखेंगे, कवर लेटर पे ही आप लिख देंगे। और फिर आपको आधार कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए जो 10 साल से पुराना ना हो, और पैन भी आपके पास होना चाहिए जिसको आप अच्छे तरीके से इसमें मेंशन करेंगे, आधार कार्ड एंड पैन। सो उसमें आपका नाम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, वही नाम होना चाहिए जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा है। अगर कोई और आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा है, 10वीं के सर्टिफिकेट में कुछ और नाम लिखा है तो वो नहीं चलेगा। राउंड ऑफ करने के बारे में इन्होंने बताया कि यदि आपके 48.49 48.49% मार्क्स हैं तो उसको आप लिखेंगे 48%। और अगर आपके 50.50 है और 50 या 50 से ज़्यादा हैं दशमलव के बाद, तो आप उसको एक अंक ऊपर लिखेंगे, उसको लिख देंगे आप 51%। तो इस टाइप से आपको राउंड ऑफ करके मार्क्स लिखने हैं। एज का जो प्रूफ है
तो उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसमें आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो आपकी डेट लिखी है वही मानी जाएगी और उसी को ही आप अटैच करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको जब आप टेस्ट देने जाएँगे तो आपको टीए, डीए इसमें कुछ नहीं दिया जाएगा। कॉल लेटर आपको आएगा ईमेल से और फ़ोन पे भी बताया जाएगा, उसको आप ध्यान में रखिए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखिए और डिटेल्स भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर डाक से किसी प्रकार का कोई डिले होता है, तो भई इसके लिए जो एएससी सेंटर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसलिए आप 2 तारीख का इंतज़ार ना करें। आप पहले देख लीजिए कि आपके घर से डाक जो है वो कितने दिन में पहुँच सकती है। तो नॉर्मली 5-7 दिन लग जाते हैं कहीं से भी डाक को पहुँचने के लिए, तो इसलिए आप उसको पहले से ही अप्लाई कर दें। आप 2 तारीख का इंतज़ार ना करें। हर हालत में आप 25 तारीख से पहले अप्लाई करेंगे तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे सही से, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद फिर कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अपेंडिसेस दिए हैं कि इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको क्या-क्या लगाना होगा। अब आता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अटैच करना है एप्लीकेशन के साथ। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपकी एप्लीकेशन ही होगी, उसमें आप अटैच करेंगे और साथ में सारे के सारे अपने सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करके लिखेंगे। सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे और फिर आप उसमें दस्तखत करेंगे नीचे। तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिकुलेशन पास का सर्टिफिकेट लगेगा, 10वीं की मार्कशीट लगेगी, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, जैसे कि अलग-अलग ट्रेड्स में रिक्वायर्ड है, तो वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएँगे। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी और फिज़िकली हैंडिकैप्ड या ईएसएम या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज़ को बिलॉन्ग करते हैं, तो उसके भी सर्टिफिकेट लगेंगे, जो कि अलग-अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने साइन किए होंगे, ये भी लगेगा और फिर एडमिट कार्ड भर के आप इसमें जैसे फॉर्मेट के अनुसार देंगे, तो अपना सब डिटेल्स इसमें अटैच करेंगे। तो ये 8 प्रकार के इसमें अटैचमेंट्स हैं, ये आपके उसको अटैच करना होगा और फिर आप इसको पोस्ट कर देंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी कि एडवर्टाइज़मेंट में क्या-क्या लिखा है, तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको मेरी शुभकामनाएँ, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चल के देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फिर दोबारा से हम लोग इसी फॉर्म पे जहाँ पे आए थे, एएससी बैंगलोर टाइप करके जहाँ पे आए थे, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इस टैब में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आए। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, तो ये आपको एप्लीकेशन किसको भेजना है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, सीएचक्यू, एएससी सेंटर साउथ 280C, एएससी सेंटर नॉर्थ 180C, अग्राम पोस्ट बैंगलोर 07। तो ये आपको इसमें भेजना है। ये भाई एड्रेस है, इसी एड्रेस को आप लिफाफे पे बाहर लिखेंगे और यही एड्रेस आप अंदर भी लिखेंगे, ये आपको ध्यान में देना है। तो इस एड्रेस पे आपने लिफाफे पे बाहर लिख दिया और फिर जो एप्लीकेशन है उसमें अंदर एप्लीकेशन कैसे बनेगी, ये एड्रेस छपा हुआ है, इसमें आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे और उसमें लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड और उसमें साइन करेंगे। इस तरीके से करेंगे, आधा फ़ोटो के ऊपर जाए और आधा वो बाहर आपका लिखा रहे, इस टाइप से आप इसमें सिग्नेचर करेंगे। पहला कॉलम है पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेम ऑफ कैंडिडेट जैसा आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखा है ये, और फिर एक मोबाइल नंबर जो चालू हो, एक ईमेल एड्रेस जो चालू हो, उसको आप साफ रूप से लिखेंगे। अगर हो सके आप टाइप करके लिख पाएँ तो अच्छी बात है, किसी कंप्यूटर से हेल्प करके तो आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं एप्लीकेशन को। फिर आधार नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपका डाक का पता है वो आप पूरा का पूरा लिखेंगे। परमानेंट आपका एड्रेस है वो भी लिखेंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने मैट्रिक किया, आईटीआई किया, डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया, क्या किया, तो सबसे जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप लिखेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम किस स्कूल से पास किया, किस बोर्ड से पास किया, कितने परसेंट मार्क्स थे और फिर आगे उसके बारे में कुछ रिमार्क्स, जैसे क्या-क्या सब्जेक्ट थे, डिस्टिंक्शन था, कोई स्पेशलाइज़ेशन आप लिखना चाहते हैं वो इसमें लिख सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें कोई कॉलम ऐड भी कर पाएँगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल लिखेंगे और फिर कैटेगरी लिखेंगे अनरिजर्व्ड या एससी, एसटी, ओबीसी। तो भाई अगर तो अनरिजर्व्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या कोई दूसरी कैटेगरी लिख रहे हैं तो आपको उसका संबंधित आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा एनेक्स्चर में, जो कि आपकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको और डिटेल इसमें लिखनी होंगी कि आपने किस तिथि में एनरोल किया, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में आप कहाँ नौकरी करते थे और फिर आप कब वहाँ से आए और एनओसी वगैरह सारे के सारा आपको इन्फॉर्मेशन उसमें देना होगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आप सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे और फिर जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो सीएमओ या सिविल सर्जन ने आपको दिया होगा किसी सरकारी अस्पताल के, वो भी इसमें लगाना पड़ेगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कहीं आप अगर रजिस्टर्ड हैं तो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम लिखेंगे, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर आप हैं कहीं, तो वहाँ के जो आपके हेड हैं उनसे साइन करा के आप एम्प्लॉयमेंट का डिटेल भी इसमें भरेंगे कि मैं एम्प्लॉयमेंट का डिटेल भरेंगे, और एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको इसमें लगवाना होगा। अब इसमें आता है कि चॉइस ऑफ स्टेशन, जहाँ पे आज इस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, तो अगर आपकी कोई चॉइस है कि पहला स्टेशन आप कहाँ अपॉइंटमेंट चाहते हैं, दूसरा स्टेशन कहाँ चाहते हैं, तीसरा स्टेशन कहाँ चाहते हैं, तो इस टाइप से आप अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइस भी इसमें लिख सकते हैं, और फिर डिक्लेरेशन आप देंगे कि जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है। तो इस टाइप से ये आपको करना होगा, और इसके साथ आपको लगाना होगा 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, जिसके पीछे आपने लिखा होगा अपना नाम और फादर्स नेम। उस फोटोग्राफ के पीछे आपका नाम और फादर्स नेम लिखा होना चाहिए फोटो के पीछे की तरफ। वैसे ही एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, एक एड्रेस ऐसा एनवेलप जिसमें आपने अपना एड्रेस लिखा होगा, तो और उसमें डाक टिकट भी लगे होने चाहिए जितने के आपके रिक्वायर्ड हैं, तो उसके साथ आप एक अपना एनवेलप देंगे, और फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जितने आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं उनकी कॉपीज, और यहाँ पे लिखेंगे आप इतनी शीट्स हैं, कितने सर्टिफिकेट हैं, जैसे 6 सर्टिफिकेट हैं तो आप 6 शीट यहाँ लिखेंगे, 8 सर्टिफिकेट है तो 8 शीट्स लिखेंगे। फिर एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, तो एडमिट कार्ड है उसका फॉर्मेट होगा, और उसको आपको 2 कॉपीज उसकी एडमिट कार्ड की आपको इसमें अटैच करनी है। तो ये सारे के सारे एनक्लोजर आपके एप्लीकेशन के साथ जाना चाहिए। अब आता है कि कवर पेज कैसा बनेगा, ये अपेंडिक्स 1 में दिया है इन्होंने, कवर पेज कैसा बनेगा। फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन कवर, एनवेलप का कैसा होगा, ये कवर ऐसा होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पद है सबसे ऊपर ये लिखा जाएगा। फिर परसेंटेज, जो पहले कॉलम में मैट्रिकुलेशन एग्जाम में जो अगर रेड इंक में लिखेंगे, अगर आपका 51 और 61 के बीच में तो ब्लू इंक में लिखेंगे, और अगर आपका 61 से ज़्यादा तो ब्लैक इंक में लिखेंगे। यहाँ पे आप परसेंटेज लिखेंगे और आगे आप दस्तखत करेंगे। फिर 2 में आप एड्रेस लिखेंगे, जो मैंने आपको अभी ऊपर एड्रेस बताया, और इस प्रकार से आप लिफाफे में डाल के 11 इंच बाई 4.5 इंच के लिफाफे में डाल के आप उसको पोस्ट कर देंगे। अब आते हैं एनेक्चर्स कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं उनको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा, ये अपेंडिक्स में दिया है। ये सर्टिफिकेट आप यहाँ से कॉपी करके टाइप कर लीजिए और कहीं दूसरे फॉर्मेट में तो यहाँ से आप इसको कॉपी करके किसी दूसरे फॉर्मेट में डाल लेंगे, और फिर वहाँ पे आप इसको प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग गिवन बाय कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग ऑफ सिविल पोस्ट, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का फॉर्मेट सबको टाइप करना है, और रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये सब चीज़ इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। रोल नंबर आपका बाद में वहाँ से आएगा जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, और नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा का सारा ये आप अपनी डिटेल्स उसमें मेंशन करेंगे। और दूसरा डुप्लीकेट 2 में कॉपीज़ में देना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों इसमें टाइप किए हैं। फिर आता है अपेंडिक्स 5, जिसमें कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, ये आपके जो डॉक्टर्स हैं उसको साइन करके देंगे। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आप इसमें लगाएंगे। तो भाई अपना SC ST का सर्टिफिकेट, अपना OBC का सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल ईयर का सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, और आपके 10वीं 12वीं डिप्लोमा के सर्टिफिकेट, सारे के सारे सर्टिफिकेट आप तैयार करके रखिए और इसमें अप्लाई करिए। मेरी शुभकामनाएं उन सब लोगों के लिए जो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कोई अगर आपको क्वेरी हो इससे संबंधित तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो लोग इन सब पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करें, लेकिन भाई लास्ट डेट का ध्यान रखें, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें। और लास्ट डेट का भी ध्यान ऐसा रखें कि 2 फरवरी तक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन उसके बाद पहुँची तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फिजिकल एप्लीकेशन आपको देनी होगी, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसको कॉपी करके और सेल्फ अटेस्ट करके ही आप भेजिएगा, और जो उसमें एनक्लोजर्स की लिस्ट लिखी है वो भी आप सबको प्रॉपरली भेजनी होगी। तो मेरी शुभकामनाएं सब लोगों के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरीज, डाउट्स होंगी तो आप कमेंट में डेफिनेटली लिख सकते हैं। और सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।